जिस स्मारक का सबसे पहले ख्याल आता है वो है सेलुलर जेल। सेलुलर जेल यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमारे क्रांतिकारियों द्वारा दिए गए त्याग और बलिदान की कहानी की जो यादगार निशानी है वो सेलुलर जेल के रूप में अभी खड़ा है और लगभग 200-250 वर्षों से यह अभी भी सही सलामती से भारत सरकार ने रखा है। और ये पोर्ट ब्लेयर के मुख्य सेंटर से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर है, यानी मुख्य शहर में ही है और आराम से आप बस या ऑटो टैक्सी द्वारा पहुंच सकते हैं। 30 रुपए की टिकट यहाँ लगती है और यहाँ पर घूमने के लिए कम से कम आपको 2 घंटे का वक्त लगेगा। यहाँ पर लगभग 3 या 4 मंजिले मकान पे क्रांतिकारियों को जिस तरह की कोठरियों में रखा जाता था वो छोटी छोटी कोठरियां अभी भी आप सही सलामत अवस्था में देख सकते हैं। फांसी घर अभी भी है, उन क्रांतिकारियों की कुछ कुछ मूर्तियां वगैरह बनाकर रखी हुई हैं। और हाँ, एक बात और, सुबह अगर आप दिन के वक्त एक बार सेलुलर जेल जाते हैं तो आपको शाम को भी दोबारा यहाँ पर आना पड़ता है, क्योंकि शाम को यहाँ पर एक लेजर लाइट एंड लेजर शो होता है जो हिंदी और इंग्लिश में शाम को 6 बजे और 7 बजे होता है। और यहाँ पर काफी फॉरेनर भी आते हैं, इसलिए इंग्लिश में भी शो किया जाता है। तो यहाँ पर एक बार ये इस लेजर शो को भी देखने के लिए आपको जरूर आना चाहिए। तो सुबह अगर 10-11 बजे के आसपास तक आप सेलुलर जेल देख लेते हैं तो आपका अगला पड़ाव होना चाहिए समुद्रिका म्यूजियम। समुद्रिका म्यूजियम एक छोटा सा म्यूजियम है जहाँ पर समुद्री जीव जंतुओं के बहुत सारे कंकाल, उनके जीवाश्म वगैरह रखे हुए हैं। खैर वहां तो मैं जा नहीं पाया क्योंकि जिस समय वक्त में गया था उसमें लंच ब्रेक का समय था और मेरे से ये मिस हो गया। और यहाँ पर लगभग मेरे ख्याल से 1 घंटा लगना चाहिए इस म्यूजियम को देखने के लिए। उसके बाद पोर्ट ब्लेयर में एक समुद्र तट है जो मुख्य शहर से लगभग 6-7 किलोमीटर दूरी पे है, जिसका नाम है कॉर्बिन तट। तो कॉर्बिन तट जो है एक सामान्य समुद्र तट है और यहाँ पर अंडमान के जो समुद्र तट जो नीले रंग के हमें दिखाई देते हैं वो नीलापन यहाँ आपको नहीं मिलेगा। फिर भी आप अंडमान का पहला समुद्र तट यहाँ देख रहे होते हैं तो यह बीच आपको निराश नहीं करेगी और यहाँ पर आराम से आप 2-3 घंटा तो पार कर ही सकते हैं, 2-3 घंटे आराम से बिता सकते हैं। और यहाँ पर जाने के लिए आप या तो ऑटो से जा सकते हैं या फिर अगर आप बस से जाना चाहें तो बस जो है पूरे तट तक नहीं जाती है, वो बस उससे 2 किलोमीटर पहले कॉर्बिन चौक तक जाती है। कॉर्बिन चौक से 2 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर ऑटो से ही जाना चाहिए। अब तीसरा पड़ाव है चाथम आरा मिल। चाथम आरा मिल एशिया की सबसे पुरानी आरा मशीन है और वहां पर अंग्रेजों के जमाने से चलती आ रही एक बहुत बड़ी लकड़ी की फैक्ट्री कर सकते हैं। लकड़ियों की वहाँ प्रोसेसिंग होती है, उनको अलग अलग आकृतियों में ढाला जाता है। वो पुरानी मशीनें अभी भी वहाँ पर हैं क्योंकि सरकारी संरक्षण है, इसलिए आज तक चलते आ रही है। मजदूरों की संख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी एक बार आपको इसे देखना चाहिए। और यह भी शहर के बिल्कुल सेंटर पे ही है और ये चाथम द्वीप जो है पोर्ट ब्लेयर से सटा हुआ ही है और आप बस से या टैक्सी से आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं। और 5 रुपए की नाम मात्र की टिकट होती है। अंदर में एक फॉरेस्ट म्यूजियम है जहाँ पर आप अंडमान के जंगलों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप जान सकते हैं और आप वहाँ पर गाइड की सुविधा भी उपलब्ध है। उसके बाद शाम को आप लेजर शो वगैरह देख सकते हैं। इस तरह पहले दिन आप इन 4 चीजों का दर्शन कर सकते हैं, सेलुलर जेल का लाइट शो, चाथम आरा मिल और कॉर्बिन तट। अब दूसरे दिन की बात करते हैं। जैसे पोर्ट ब्लेयर में आपने बहुत सुना होगा या अंडमान में सुना होगा कि यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स जैसे स्कूबा डाइविंग, सी वॉकिंग, ग्लास बॉटम राइड ये सब होता है। ये सब काफी इन सब की काफी चर्चा होती है। तो आखिर ये सब कहाँ होता है, अंडमान में ये सब कहाँ होता है? तो मेरा जवाब ये है कि पोर्ट ब्लेयर में भी काफी वाटर स्पोर्ट्स होते हैं और आप चाहें तो हैवलॉक में भी कुछ वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। स्कूबा डाइविंग का नाम काफी ज्यादा होता है तो पोर्ट ब्लेयर में भी वो होता है, हैवलॉक में भी होता है। तो अगर आप पोर्ट ब्लेयर में करना चाहें तो आपको नॉर्थ बे आइलैंड जाना पड़ेगा। तो नॉर्थ बे आइलैंड जाने के लिए आपको सेलुलर जेल के नजदीक एक राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से ही आप 3 टापुओं के नाव की टिकट वहां पर मिलती है। पहली है रॉस आइलैंड, वाइपर आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड। ये तीनों आइलैंड आप एक साथ जा सकते हैं। जिस नाव में आप जाएंगे उसी नाव से आपकी वापसी भी होगी। लेकिन चूंकि आजकल बहुत सारे पर्यटक वाइपर आइलैंड नहीं जाते हैं, इसलिए मुख्यतः आप आजकल जो है 550 रुपए की टिकट होती है और वो आपको नॉर्थ बे और रॉस आइलैंड जिस नाव में आपको जाएंगी वही नाव आपको वापस भी ले आएगी। तो इस प्रकार
और अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स नहीं करना है, मान लीजिए आप वाटर स्पोर्ट्स नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ रॉस द्वीप ही 200 या 250 रुपए में घूम खा सकते हैं। वैसे अगर नॉर्थ में सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स का ही बाजार है और वहां पर अगर आप जाते हैं और कुछ अगर एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपका नॉर्थ वे जाना बेकार है और सिर्फ आप रॉस आइलैंड घूम कर आ सकते हैं। तो ये नॉर्थ वे और रॉस आइलैंड दोनों घूमने के लिए कम से कम आधे दिन का समय चाहिए होता है। 8-9 बजे बोट खुलती है और वापस आपको 1:30-2 बजे दोपहर तक वापस ले आती है। नॉर्थ वे में वाटर स्पोर्ट्स होती है, इसलिए वहाँ 3 घंटे का समय दिया जाता है। और रॉस आइलैंड एक ऐतिहासिक द्वीप है जो अंग्रेजों के जमाने में यानी ब्रिटिश पीरियड में ही बसा हुआ था और वहाँ पर कुछ भारतीय व्यापारी भी रहते थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के हमले की वजह से बहुत वो द्वीप खाली हो गया। उसके बाद एक बार बहुत 1942 के आसपास कोई बहुत बड़ा भूकंप आया, द्वीप के 2 टुकड़े हो गए। तो इस तरह ऐसे और बहुत सारी ऐतिहासिक बातें द्वीप के संबंध में है। तो मैं मोटे तौर पर बता देना चाहता हूँ कि रॉस द्वीप एक बहुत खूबसूरत द्वीप है और वहां पर पोर्ट ब्लेयर के आसपास के जगहों में सबसे उच्च श्रेणी में ये इसकी गिनती होती है। और तीसरे दिन पोर्ट ब्लेयर में घूमने के लिए आपने वंडूर बीच का नाम सुना होगा, वंडूर और जोली बॉय आइलैंड। वंडूर जो है पोर्ट ब्लेयर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पे है और ये मुख्य शहर से काफी दूर पे है, आउट एरिया है। और वहां पर अगर आप ऑटो टैक्सी जाएंगे तो आपको काफी महंगी पड़ेगी, लेकिन आप अगर बस से जाएं तो मात्र 10 से 20 रुपए में पहुंच सकते हैं। और वंडूर तट पर ही जोली बॉय द्वीप, जोली बॉय एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप है। वहां पर जाने के लिए आपको टिकट काउंटर वहीं पर है। वैसे जोली द्वीप जाने के लिए आपको टिकट काउंटर पोर्ट ब्लेयर सिटी में भी है और वहां पर पोर्ट ब्लेयर सिटी वाले ऑफिस में बुकिंग करने के लिए आपको 2 दिन पहले ही बुकिंग करनी होती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बुक करना चाहें, लेकिन ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, आपको टिकट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। मैंने थोड़ा रिस्क लिया था और मैं सीधा वंडूर तट के जो काउंटर है वहीं पर जाकर मैंने टिकट लिया। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर सिटी का जो है कुछ टूरिज्म ऑफिस है वहां पर जाकर आप टिकट ले सकते हैं 2 दिन पहले, या फिर आप डायरेक्ट वंडूर तट पर जो जोली बॉय का ऑफिस है वहां पर कर सकते हैं। जोली बॉय द्वीप कोरल के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पर महात्मा गांधी नेशनल पार्क के अंदर में ये आता है और यहाँ पर कोरलों की बहुत बड़ी श्रृंखला है, बहुत बड़ी। तो वाटर स्पोर्ट्स जैसे आपने स्कूबा डाइविंग, सी वॉकिंग, ये सब तो नॉर्थ वे में आप कर लिए होंगे, लेकिन एक वाटर स्पोर्ट्स ग्लास बॉटम राइड का भी होता है। तो ग्लास बॉटम राइड का जो वाटर स्पोर्ट्स है वो जोली बॉय का सबसे अच्छा होता है। तो मेरा ये सुझाव है कि आप ग्लास बॉटम राइड अगर करना चाहें, जिसमें नाव के नीचे में कांच लगी होती है और आप नाव पर बैठते हो और आपके समुद्र के नीचे का 15-20 फीट नीचे तक का हिस्सा आपको आप नाव पे बैठे बैठे बिना पानी में भीगे आप देख सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज है और आपको जोली बॉय आइलैंड में इसका सबसे अच्छे से आनंद ले सकते हैं। बाकी स्कूबा डाइविंग, सी वॉकिंग आप नॉर्थ वे में कर लीजिए और जो ग्लास बॉटम राइड है वो आप जोली बॉय आइलैंड में कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने पोर्ट ब्लेयर के बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको मिल गई होंगी और पोर्ट ब्लेयर में क्या घूमना है इसके बारे में आप काफी कुछ जान गए होंगे। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अंडमान में वाटर स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं और वाटर स्पोर्ट का खर्चा कितना होता है। तब तक आप ट्रेवल विद आरडी देखते रहिए और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।